हेलो दोस्तों, आईटीआई प्रोफेसर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इससे पहले हमने एक चैप्टर हमारा देख लिया था, जो है इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने वेल्डर का। उसके बाद है कि वेल्डर में को दूसरा जो मॉड्यूल है हमारा कि मार्किंग टूल्स, हैंड टूल्स और वेल्डिंग एसेसरी, ये हम आज देखने वाले हैं दोस्तों। तो उसका जो पहला टॉपिक है मार्किंग मटेरियल। तो मार्किंग मटेरियल क्या होता है? किसी भी जॉब पे हमें कुछ वर्क करना होता है, तो उससे पहले उसका मेज़र लेने के बाद हमें मार्किंग करना पड़ता है कि कितना हमने मेज़र लिया है। उसको देखने के लिए हम कुछ मार्किंग मटेरियल या यूज़ कर सकते हैं। जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्किंग मटेरियल और वाइट वॉश, सेल्यूलर लिक्वायर, पर्शियन ब्लू एंड कॉपर सल्फेट। दोस्तों, हमने ये चारों के चारों यहाँ दिखाए गए हैं। जो वाइट वॉश होता है वो एक तरह से आपने देखा होगा, हम जो ब्लैक बोर्ड जो हमने स्कूल में देखा है उसमें जो चौक का हम यूज़ कर सकते हैं करते हैं, वही वाइट वॉश होता है। दूसरा होता है पर्शियन ब्लू, ये भी एक मार्किंग मटेरियल है। तीसरा है कॉपर सल्फेट होता है, और चौथा है सेल्यूलर लिक्विड। तो ये चारों के चारों मार्किंग मटेरियल है। इससे द्वारा हम किसी भी जॉब पे किसी प्रकार का मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद है कि वाइट वॉश जो है वो है जो चौक और पाउडर का मिश्रण होता है, या उससे दूसरी तरह से देखा जाए तो वो चौक और मिथाइल स्पिरिट से भी हम बना सकते हैं उसको। वाइट लीड पाउडर और टर्पेंटाइन से भी उसको बना सकते हैं। और वाइट वॉश इज यूज्ड फॉर मार्किंग ऑफ रफ सरफेस। जब कोई रफ सरफेस के लिए या हमें कोई एक्यूरेसी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, तब हम वाइट वॉश का यूज़ कर सकते हैं। वाइट वॉश इज़ नॉट यूज व्हेन हाई एक्यूरेसी। जहाँ पे हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए वहाँ हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है सेल्यूलर लिक्विड। तो दिस इज़ फाउंड इन मैनी कलर्स। इसको बहुत सारे कलर में आता है और इज़ बेस्ट मार्किंग मीडिया। ये बहुत अच्छा मार्किंग मीडिया होता है। दिस मार्किंग मीडिया ड्राइज अप वेरी क्विकली एंड इज ऑलवेज यूज्ड ऑन रिफाइंड सर्फेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेआउट। तो ये जो मार्किंग मीडिया है ये वो जो जल्दी से सूख जाता है, और इसको रिफाइंड सरफेस होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हमें चाहिए उस जगह पे सेल्यूलर लिक्विड्स का यूज़ होता है। और उसका दूसरा नाम है लेआउट डाई। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू जो है वो पर्शियन ब्लू इज़ अ कलर यूज फॉर मार्किंग ऑन अ मशीन सरफेस। जो मशीन की हुई सरफेस होती है किसी भी जॉब की, उस पे हम पर्शियन ब्लू का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू पेंट ऑन अ पीस ऑफ मेटल विथ अ वेरी थिन लेयर ऑफ डाई दैट कैन बी स्क्रैच बाय स्क्राइबर और अ शार्प इंस्ट्रूमेंट टू मेक इट अपीयर शाइन। तो इसको हम बहुत सी पतली सी लाइन से हम इसे मार्किंग कर सकते हैं, और मशीन की हुई सरफेस पे भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। हाउएवर, अंडर दिस कलर वेरी नैरो लाइन इज फॉर्मेड ऑन मेटल। जो हमने कहा कि वो बहुत पतली सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके द्वारा, और इसको हम स्क्रैपर या किसी शार्पनिंग इंस्ट्रूमेंट से हम उस पर मार्किंग भी अपीयर कर सकते हैं। उसके बाद है चौथा है कि कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट है is also known as a blue vitriol because when it is mixed with the nitric or sulfuric acid, blue color solution is found. अगर हम विट्रियल ब्लू विट्रियल और जो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक के साथ मिक्स करते हैं तो हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। दिस टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया इज यूज्ड वेयर टू रिक्वायर वेरी एक्यूरेट मार्किंग। जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है दोस्तों, वहाँ हम कॉपर सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कॉपर सल्फेट होता है वो पॉइजनियस होता है, जैसे कि वो मेटल जहरीला पदार्थ होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे वर्कशॉप में क्लीनिंग टूल यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर कोई वर्कशॉप में किसी प्रकार की कोई मेटल साफ़ करना हो, या किसी प्रकार की जो बहुत सारी हम गंदगी फैला रखी हो उसको साफ़ करने के, जैसे ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, और भी बहुत डिस्पोजेबल जो मटेरियल हो गया,
उसको हम साफ़ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि वर्कशॉप टेंड टू बी कवर विथ ग्रीस ऑयल एंड वेस्ट। दिस इज टू बी expected. It is important to know how to properly clean your workshop in order to keep your equipment in top notch condition. अगर किसी इक्विपमेंट को अच्छी कंडीशन में रखना है तो हमें उसका क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है और वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकें। Tools like hammers, screwdriver, chisel, blades and wrenches can be quickly accumulate dirty over time. ये जो सारी चीज़ें हैं, हैमर है, स्क्रू है, चीज़ल हो गया, ब्लेड हो गया, ये अगर कुछ वक्त हम उसमें काम के साथ काम करते तो वो जल्दी डर्ट या धूल उसमें लग जाती है। तो उसको हमें इफ़ेक्टिवली कैसे साफ़ करना चाहिए जिसकी वजह से वो हमें अच्छा काम दे सके। उसके बाद इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी रिप्लेसिंग योर टूल, अगर किसी टूल को हमें उसको रिप्लेस करने के बजाय अगर हम उसका अच्छी तरह से रख रखाव रखें और क्लीन रखें तो वो हमें बहुत अच्छा भी उसका मेंटेनेंस भी कम आएगा। अगर हम किसी नई चीज़ खरीदेंगे तो उसका मनी उसमें ज़्यादा चला जाएगा। इस तरह से हमें क्लीनिंग टूल का यूज़ करना चाहिए। और उसमें दोस्तों ये हमने दो तरह के टूल दिए हुए हैं। एक तो होता है वायर ब्रश, इसमें जो छोटे छोटे है वायर लगे हुए होते हैं और ये प्लास्टिक या कोई वुडन या देख लो उसका हैंडल होता है। उसके बाद जो दूसरा है वो एमरी शीट होता है या एमरी पेपर कह लो। इसका क्या होता है कि जब हम किसी मेटल पे जो जंग लग जाती है तो इस तरह से कोई कलर है जो अब उखड़ने लगा है उसको रिमूव करने के लिए हम एमरी शीट का यूज़ कर सकते हैं। और किसी मशीनरी में भी अगर कोई जंग लगी है तो उसको भी हम अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं ये इस टूल्स के द्वारा। उसके बाद देखते हैं स्क्रैपर। स्क्रैपर क्या होता है? हैंड स्क्रैपर इज अ एज्ड टूल यूज्ड टू स्क्रैप मेटल फ्रॉम सरफेस। तो जो हैंड स्क्रैपर होता है उसका यूज़ होता है कि किसी भी मेटल पे हम स्क्रैप कर सकते हैं, उस पे से कुछ मटेरियल निकाल सकते हैं। दिस में बी रिक्वायर वेयर अ सरफेस नीड टू बी ट्रीटेड तो करेक्टेड फॉर अ फिट टू अ मीटिंग पार्ट। अगर कोई मीटिंग पार्ट अच्छी तरह से मिल नहीं रहा है तो हम उसको स्क्रैपर के द्वारा उसमें रिमूव कर सकते हैं। नीड टू रिटेन ऑयल यूजुअली ऑन अ फ्रेशली ग्राउंड सरफेस और टू गिव अ डेकोरेटिव फिनिश। अगर किसी को डेकोरेटिव फिनिश देना है, अगर कोई ऑयल है जो रिटेन हुआ है उसको रिमूव करना है, उसके लिए हम स्क्रैपर का यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रैपर जो है मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लैट स्क्रैपर दोस्तों, एक जो होता है फ्लैट स्क्रैपर और दूसरा स्पेशल स्क्रैपर। तो स्पेशल स्क्रैपर में भी बहुत सारे स्क्रैपर आते हैं जैसे कि देख लिए हाफ राउंड स्क्रैपर, 3 स्क्वायर स्क्रैपर। उसके बाद देखते हैं हम कि बुल नोज स्क्रैपर। ओके दोस्तों, जो फ्लैट स्क्रैपर होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्क्रैपर इज फ्लैट एंड द कटिंग एज इज फ्लैट सरफेस। इसका कटिंग एज भी फ्लैट होता है और ये क्रॉस सेक्शन भी उसका फ्लैट होता है। उसके बाद है दोस्तों कि हाफ राउंड स्क्रैपर कैसा होता है, इस यहाँ पे हमने फिगर दिखाया हुआ है। द also called the bearing scraper or a half round scraper as they are used for scraping the inside of bearing and other curved surface to achieve a better mating surface. Curved blade scraper have two sharp edge। जो इसको हम बेरिंग स्क्रैपर भी कह सकते हैं और इसको हाफ राउंड स्क्रैपर भी कह सकते हैं। इसका उपयोग जो होता है वो मेनली बेरिंग के इनसाइड, जो हमारा बेरिंग होता है उसके इनसाइड का जो स्क्रैप करना होता है उस जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब कर्व सरफेस होता है वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। जब किसी भी मेटिंग सरफेस के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसको उसमें दो एज लगा होता है कर्व शेप का, ये जो दो एज है वो कर्व शेप का होता है। उसका कटिंग एंगल जो होता है दोस्तों वो 45 डिग्री से 65 डिग्री तक का होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि द
3 स्क्वायर स्क्रैपर। तो इसमें जो स्क्रैपर होता है उसका क्रॉस सेक्शन भी यहाँ दिया है कि इस तरह का इसका क्रॉस सेक्शन होता है, और ये उसका डायग्राम है। दिस स्क्रैपर इज यूज फॉर स्क्रैपिंग स्मॉल डायमीटर होल एंड डेबरिंग द एज ऑफ वॉल। अगर किसी एज में कोई स्क्रैप करना है तो इस प्रकार के स्क्रैपर का यूज होता है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ट्रायंगुलर, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ट्रायंगुलर होता है। दिस हैज मोर नंबर ऑफ कटिंग एज एंड द होलो पोर्शन बिटवीन द कटिंग एज हेल्पिंग शार्पनिंग इजीली। उसके जो होलो शेप होता है, इसमें जो ये जो शेप होता है अंदर वाला, वो रीशार्पनिंग के लिए इजीली वर्क कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बुल नोज स्क्रैपर। तो इसका जो फिगर यहाँ दिया है कि ये जो बुल नोज है, और बुल नोज स्क्रैपर यूज फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बेरिंग। अगर कोई बड़ा बेरिंग है तो उसको स्क्रैपिंग करने के लिए हमें बुल नोज स्क्रैपर का यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इन अ 2 वे, इधर विथ सर्कमफरेंशियल मूवमेंट और लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट। अगर किसी हम सर्कुलर मूवमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और कोई लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट है उसमें भी उसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सरफेस प्लेट। दोस्तों सरफेस प्लेट है उसका यूज़ होता है कि अगर हम किसी भी जॉब को अगर ठीक से हमें मार्किंग करना है तो उसको किसी अच्छी जगह पे हमें रखना पड़ेगा, और जो सरफेस है वो लेवल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है सरफेस प्लेट। यहाँ हमने दिया है सरफेस प्लेट किस तरह से दिखता है। ये ग्रेनाइट से बना हुआ होता है, तो उसमें कुछ नीचे मेटल का डिजाइन बना हुआ होता है। सरफेस प्लेट इज अ सॉलिड फ्लैट प्लेट यूज्ड एज अ मेन हॉरिजॉन्टल सरफेस प्लेन फॉर प्रिसीजन इंस्पेक्शन, मार्किंग आउट एंड टूलिंग सेटअप। तो टूल को हम सेटअप करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। सरफेस प्लेट आर जनरली मेड ऑफ गुड क्वालिटी कास्ट आयरन विच आर स्ट्रेस्ड रिलीव टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन। जो गुड क्वालिटी का हम सरफेस प्लेट है उसको हम कास्ट आयरन से बनाते हैं कि वो स्ट्रेस रिलीव में भी बहुत डिस्टोर्शन प्रिवेंट करता है। द ग्रेनाइट इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सरफेस प्लेट। जो ग्रेनाइट होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं सरफेस प्लेट के उत्पादन में। इसके बाद आता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जो होता है दोस्तों, दिस इज अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू चेक स्क्वायरनेस ऑफ अ सरफेस। अगर किसी सरफेस का हमें स्क्वायरनेस देखना है, जैसे वो राइट एंगल है या नहीं है, वो उसकी इनलाइन है या वो सब देखने के लिए हम जो ट्राई स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का एंगल नापना हो, जैसे 90 एंगल होता है तो वो 90 एंगल माप सकता है। यहाँ हमने फिगर दी है दोस्तों। इसका ये भाग है उसको हम स्टॉक कहते हैं, और ये जो भाग है उसे ब्लेड कहते हैं। ये स्ट्रेट एज दिया हुआ है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय ट्राई स्क्वायर इज अबाउट टू 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। इसका जो एक्यूरेसी होता है वो 0.002 mm होता है। ट्राई स्क्वायर आर मेड ऑफ हार्डनेड स्टील। तो ये जो ट्राई स्क्वायर होता है वो हार्डनेड स्टील से बना हुआ होता है। इट इज स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ ब्लेड। इसका जो ब्लेड है उसके आधार पर उसको स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे 10 mm ट्राई स्क्वायर, 150 mm ट्राई स्क्वायर और 200 mm ट्राई स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं कैलिपर। कैलिपर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन having 2 hinge leg resembling a pair of compasses and interned or turned out point। तो दोस्तों जो कैलिपर होता है वो इस तरह से कुछ दिखता है। इसमें मेनली 2 प्रकार के कैलिपर होता है। एक होता है फिर्म जॉइंट और दूसरा होता है स्प्रिंग। जो फिर्म जॉइंट होता है उसमें यहाँ पे रिवेट लगा हुआ होता है, और जो स्प्रिंग जॉइंट होता है उसमें यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ होता है। तो स्प्रिंग के साथ साथ एक ये स्क्रू लगा हुआ होता है जो एडजस्टमेंट और फिक्सेशन का काम करता है। तो पहला देखते हैं कि फिर्म जॉइंट कैलिपर एंड आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर whose legs are
jointed together at the top with a nut and which must be opened and closed by hand pressure। जो हम हमारे हाथ के प्रेशर से उसको क्लोज और ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर is a measuring instrument consisting of two legs, spring and an adjacent nut. The friction of screw and adjacent nut contract the tension of the spring which determine the position of the leg. The size of caliper is specified by its length, which is distance between the pivot center and the tip of leg। तो उसका जो साइज होता है और उसके जो पिवट होता है वहाँ से लेकर उसका जो पॉइंट होता है वहाँ तक का लेंथ को उसको स्पेसिफाई किया जाता है। तो स्प्रिंग जॉइंट में जो एडजस्टेंट स्क्रू होता है वो उसको मूवमेंट करने से रोकता है और इससे अच्छी तरह से हम किसी भी प्रकार का मेजर ले सकते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लेग। तो जो कैलिपर जो उसके लेग के हिसाब से हम क्लासिफाई करें तो वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे ये जो है इनसाइड, अगर कोई भी देख लो कि कोई सिलेंडर है या कोई भी मेटल है उसका हमें इनसाइड मेजरमेंट लेना है तो ये इनसाइड कैलिपर का यूज़ होता है। और अगर किसी चीज़ का बाहरी तौर पर हमें मेजरमेंट लेना है तो ये आउटसाइड कैलिपर। एक्चुअली जो कैलिपर होता है वो किसी प्रकार का मेज़र नहीं करता, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट का जो मेज़रमेंट है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। उसको हम किसी स्केल से आधार पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद एक और आता है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर है फिक्स्ड पॉइंट जेनी और हेर्माफ्रोडाइट कैलिपर आर स्पेसिफाइड डिजाइनेड टू लोकेट द सेंटर ऑफ अ राउंड और स्क्वायर सेक्शन ऑफ स्टील, are also used for marking of a constant distance from an edge. One leg hold an adjacent point and other leg feature a locating leg। तो उसका जो मेनली ये जो स्क्रू का यूज़ होता है वो है राउंड और स्क्वायर सेक्शन स्टील के लिए। अगर किसी भी चीज़ में हमें राउंड टाइप का हमें मार्किंग करना है या स्क्वायर टाइप का मार्किंग करना है तो इस टाइप के जो कैलिपर है उसका यूज़ होता है दोस्तों। तो उसके जो लेग होते हैं, एक जो है एडजस्टमेंट लेग होता है ये वाला, और ये जो फिक्स लेग होता है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है और ये वाला मूवमेंट करता है। इसमें भी जो है एक पिवट टाइप होता है और एक जो होता है स्प्रिंग टाइप होता है। तो जेनी कैलिपर है वन लेग विथ एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड व्हाइल द अदर इज अ लेग आर जॉइंटेड टुगेदर टू मेक अ जॉइंट। उसके बाद आता है कि जो जेनी कैलिपर कैन आल्सो बी यूज फॉर स्क्राइबिंग लाइन अलोंग अ कर्व एज। अगर कोई कर्व एज है तो वहाँ पे भी वो मार्किंग कर सकता है। वेल सेटिंग डायमेंशन इन स्क्राइबिंग लाइन बोथ लेग शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। जब डायमेंशन और सेटिंग करते हैं तब उसके दोनों लेग होता है वो इक्वल होते हैं। उसके बाद आता है डिवाइडर। डिवाइडर तो दोस्तों आपने सभी ने देखा ही होगा क्योंकि हम जब स्कूल में होते हैं वहीं पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डिवाइडर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ट्रांसफरिंग और मार्किंग ऑफ डिस्टेंस consisting of two straight adjustable leg hinged together and ending is sharp point। तो ये जो डिवाइडर होता है वो किसी भी मेजर को ट्रांसफ़र कर सकता है, मार्किंग कर सकता है, और ये जो उसके दोनों लेग होते हैं वो हिंज होते हैं और उसका साइज भी सेम होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द फुलक्रम रोलर, जो पिवोट है पिवोट से लेकर उसका जो पॉइंट होता है उसको साइज ऑफ डिवाइडर कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक, इसके बाद का टॉपिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।